So friends, shall we start? Let's welcome CHR. Hello friends. This is my first presentation and I hope ये two-way communication होगा क्योंकि मेरी भी बहुत सारी queries हैं जो solve नहीं है तो let's see किस तरीके से workout होता है. So today we will deal with the transitional provisions. इसमें आपको sections वगैरह मैं बताऊंगी and examples हिमांशु बताएगा. Practical examples. ट्रांजिशनल प्रोविजंस हमारा सेक्शन 139 से 142 तक है एंड 139 इज माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, 140 ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, 141 ट्रांजिशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू जॉब वर्क एंड 142 मिसलेनियस ट्रांजिशनल प्रोविजंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 139. फर्स्ट आई रीड द सेक्शन और फिर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूँगी. सेक्शन 139 में लिखा है ऑन एंड फ्रॉम अपॉइंटेड डे एवरी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ वैलिड पैन उसको प्रोविजनल आरसी दिया जाएगा. तो मेरे हिसाब से जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, जितने भी लोग एग्जिस्टिंगली रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अगर माइग्रेशन नहीं भी किया उनको प्रोविजनल आरसी मिलेगी ही मिलेगी. कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो किसी का तो मुझे बताओ. मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, अगर किसी ने माइग्रेशन नहीं भी किया तो उसको प्रोविजनल आरसी ज़रूर मिलेगी. पर प्रोविजनल आरसी के लिए बिना अप्लाई करे कैसे वो? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, सेक्शन 139 में लिखा हुआ है ऑन एंड फ्रॉम अपॉइंटेड डे एवरी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन एंड हैविंग अ वैलिड पैन उसको प्रोविजनल आरसी मिलेगी. लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगर आपने माइग्रेट नहीं कराया तो आपको प्रोविजनल आरसी नहीं मिलेगी. ठीक है. चांसेस कि कई स्टेट्स के अंदर मेरे रजिस्ट्रेशन है लाइक का कई होते हैं, कई जो लोग हिल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर ये होता है कि वो अपने या तो बिजनेस को शो नहीं करना चाहते, नेक्स्ट टाइम रिटर्न दे रहे हैं. इसी डर से कि मैं अगर आगे रिटर्न डालूंगा मेरी पुरानी असेसमेंट हो जाएगी, वैट के अंदर 4 साल की असेसमेंट होती है और वो अप्लाई ना करें माइग्रेशन के लिए. नहीं, अगर उसको कैंसिलेशन लेना है तो उसको एक फॉर्म है हमारा, वो उसको फाइल करना ही पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए. ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा. ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा ना, लैप्स भी नहीं होगा उसको. नहीं होगा. ठीक है. नो प्रोविजनल आरसी इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सच पर्सन. लॉ में साफ साफ लिखा है कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कैंसिलेशन के लिए और ये डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट ही वाज नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24. तो हम ट्रांजिशनल में मैं ये भी कवर कर रही हूँ कि सेक्शन 22 और 24 में क्या है. सेक्शन 22 और 24 में बस ये लिखा है हु आर द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि लायबिलिटी किस किस पे अराइज होगी वो सेक्शन 22 एंड 24 में लिखा है. जीएसटी में किस किस को रजिस्टर करना है. सेक्शन 22 में है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सबको पता ही होगा. फर्स्ट पॉइंट, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इफ टैक्सेबल सप्लाईज इज मोर देन 20 lakhs. ठीक है. सेकेंड, एवरी पर्सन हु ऑन 30th जून, मैंने अज्यूम किया है कि जीएसटी 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा. सो एवरी पर्सन हु ऑन 30th जून इज रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में या किसी भी एक्ट में अगर रजिस्टर है, शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड under this act under GST with effect from 1 July. And third case is if किसी ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया और वो जो ट्रांसफरर था वो जीएसटी में एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रांसफरी है जिसने उसको बिजनेस ट्रांसफ़र किया है उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा. हाँ, तो मैं इस पर एक्चुअली आर्टिकल बना रहा हूँ तो उसमें एक डाउट ये आ रहा है कि जैसे सप्लायर की लिमिट 20 lakhs है, एक सप्लायर 4 ऑफिस लेके बैठा है जिसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें लिमिट एक ज़्यादा दे रखा बेनिफिट दिया हुआ एग्जेम्पशंस का. ओके. 10 lakh और 20 lakhs नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर. तो उसका वहाँ पे ऑफिस है तो उसे इंडिविजुअल प्रीमाइसेस पे मिलेगा एग्जेम्पशन या फिर एग्रीगेट पे मिलेगा? इंडिविजुअल मेरे हिसाब से इंडिविजुअल नहीं मिलेगा. It is on PAN basis. एक PAN के ऊपर. सिंगल पैन सिंगल इंस्टीट्यूशन. तो फिर इंडिविजुअली होगा कि I am talking about exemption ये 20 लाख अगर आपके एक पैन के ऊपर 5 प्रीमाइसेस हैं. 5 प्रीमाइसेस हैं और सबकी नहीं, अगर एक में भी एक्सीड हो गया फिर तो उसे हर जगह रजिस्टर करना है ना. एग्रीगेटली आप देख लो, एक जगह तो हो गया तो डेफिनेटली उसको करना ही करना. लेकिन मान लो एक पैन के ऊपर यस. तो उसके हिसाब से उसको कौन सी स्टेट की एग्जेम्पशन मिलेगी? बिकॉज हर स्टेट की मान लो डिफरेंट जा रही है, किसी की 10 लाख है, किसी की 20, और इन फ्यूचर अगर किसी और की कोई और लिमिट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है तो उस केस के अंदर कौन सी स्टेट की उसको बेनिफिट मिलेगा एग्रीगेट के लिए? 20 लाख हुआ था कि 20 लाख से एक्सीड हो गया, 20 लाख का तो बेनिफिट वो लेके ही चुका है. अब रजिस्ट्रेशन उसका हो गया तो उसके पास जीएसटी उसे लगाना ही पड़ेगा. जैसे उसने जीएसटी लगाया, अभी मेरी 20 लाख की लिमिट है, मेरे 5 प्रीमाइसेस है, 5 प्रीमाइसेस में मैं सेल कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. जब मैं 5 वो 5 प्रीमाइसेस आपके अलग अलग स्टेट में, अगर आपके 5 अलग अलग स्टेट में है तो वो 5 अलग अलग एसएससी है. 5 अलग अलग एसएससी. 5 डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा. हाँ. चाहे उसका सेम पैन बेस्ड हो तब भी हाँ. सेम आता है. यस.
तो उसको इंडिविजुअल प्रीमाइसेस का तो अगर आपका एक में 20 लाख एक्सीड हो रहा है और अगर बाकी में सपोज नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है उसमें 20 लाख एक्सीड नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है रजिस्टर करने के लिए। मैंने जो इंटरप्रेट किया है या कुछ चीज़ें देखी है उसमें ये था कि बट यू आर सेइंग कि पैन एक है, हाँ उसकी एंटिटी 5 है, फॉर एग्जांपल हरियाणा, दिल्ली, कुछ मिजोरम में भी है, कुछ है। या व्हाट यू आर सेइंग कि अगर यहाँ पे 20 लाख से ऊपर क्रॉस होता है तो वहाँ पे मतलब कहाँ का उसको रजिस्ट्रेशन, मेरे हिसाब से तो एक पैन है बिकॉज एंटिटी सेम है और पैन बेस उसकी जो हम ये एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया देख रहे हैं तो इट मींस ही हैज टू रजिस्टर फॉर ऑल दीस। अच्छा मैं आपको अपना फ्लेक्सिबल सप्लाई जहाँ से वो कर रहा है रेंट। सपोज मेरा यूपी में है, दिल्ली में है और महाराष्ट्र में है। सपोज मेरे यूपी में 20 लाख एक्सीड कर रहा है, ठीक है, पर दिल्ली एंड महाराष्ट्र में 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा पर मेरी बिजनेस यूनिट है तो उसको महाराष्ट्र एंड दिल्ली के लिए रजिस्टर करना है। नहीं रजिस्टर हर स्टेट के लिए करना है। अगर मान लो मैं दिल्ली में हूँ और यूपी में अगर मैं एग्जिस्टिंगली रजिस्टर्ड नहीं थी तब भी करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने आपने उसमें डाला यूएन में आता पार्टनरशिप फॉर्म, आप गुड़गांव में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। अब क्या होता है कि हमारे आपस में भी डीलिंग होती है, भाई आप मेरे क्लाइंट लेने हो या गुड़गांव का तो इक्वलिटी हम लोगों को आपस में भी करनी पड़ेगी और इंडिविजुअल डिसीजंस भी हमें लेने पड़ेंगे। बट जो मेरे को लगता है कि ये की जो लिमिट है ना वो मे बी रजिस्टर्ड ऑफिस की रखी जाए, बाकी जो एडिशनल प्लेसेस हैं उनको उसी के अंदर लाया जाए। और एक सिंगल स्टेट में तब होगा वैसे सिंगल स्टेट नहीं ऐसा स्टेट से जाता है दो चीज़ें। चलो ये वाला पॉइंट देख लेंगे क्योंकि मुझे भी इसमें डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं सेक्शन 24 में चलती हूँ। सेक्शन 24 जो हमारा 22 था इसमें तो लाइबिलिटी अराइज हो रही थी। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से डील करेंगे। आपको कब कंपलसरी नहीं यहाँ पे क्योंकि पहला ही कौन सा सेक्शन? क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन का है ना सिंपल सा हमें सेक्शन 22 कह रहा है कि एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट from where he makes taxable supply of goods and service or more. First point is this. हाँ. If his aggregate turnover exceeds 20 lakh. So when I talk about aggregate turnover, it is PAN based. What is that? PAN based. You are not PAN. No, it is total taxable supplies plus exempted supplies, I guess. There may be tax planning. What is the meaning of aggregate here? There may be tax planning. अगर इंडिविजुअल स्टेट के रजिस्ट्रेशन है और इंडिविजुअल का एग्जेम्पशन होगा तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट वैलिड क्या रहा, क्योंकि अगर मैं हर स्टेट का उन स्टेट्स का लूँगा जहाँ पे हायर है हाँ. बेसिकली मैं अपनी ब्रांचेस को वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पे मुझे लिमिट का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और मैं टैक्स कम दे पाऊँगा। तो इससे तो ऑब्वियसली वो अननेसेसरी की कैटेगरी में आ जाएंगे सारे। मोस्टली जो आप तक टैक्स दे रहे थे वो भी इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करके सेव कर सकते हैं। अगर कोई मेरा एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और उसका किसी स्टेट में एक्सीड नहीं हो रहा 20 लाख से, तो वो क्यों रजिस्टर करेगा? बट सोच रहे हैं कि जीएसटी इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स, बट ये है कि हर स्टेट का अपना पोर्शन है। जब मैं लोकल बिलिंग करूंगा या मैं सेंट्रल बिलिंग करूंगा तो हर स्टेट का आईजीएसटी का अलग चला गया, सेंट्रल बिलिंग के अंदर आईजीएसटी चला गया और लोकल बिलिंग के अंदर सीजीएसटी और एनसीसी चला गया। तो अगेन एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि जितनी भी हमारी टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग एग्जाम वगैरह जो भी हैं वो सारी हैं हैविंग दी सेम पैन, उस एक पैन के ऊपर। अच्छा तो अगर रजिस्ट्रेशन मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर मैं 20 लाख देख रहा हूँ और वो भी ऑल इंडिया बेसिस पे जिसमें जितनी भी यूनिट्स हैं तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन में कैसे कैसे बांटोगे अपने यूनिट्स के अंदर? इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये इस वाले रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ ये भी है कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो मेरी मान लो दो चीज़ें होती हैं, एक इंटर स्टेट और एक सेम स्टेट। अगर मैं लोकली रजिस्टर कर रहा हूँ, मेरे लोकली 4 ब्रांचेस है तो मुझे एक ब्रांच को रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ेगा और बाकी को एडिशनल केस। ऐसे ही परिमांशु आपके कॉन्सेप्ट से तो ये हो गया कि अगर मेरा 20 लाख ऑल ओवर इंडिया एक्सीड हो गया तो फिर तो मुझे अपने जितने भी स्टेट में है चाहे एक्सीड हो या ना हो रजिस्टर करना ही करना है। मेरा भी यही पॉइंट है ना? मेरा भी यही पॉइंट। चलो एक बार अगर आप सब कह रहे हो तो यही होगा, पर मैं एक बार और देख लूँगी इसको। अब सेक्शन 24 पे चलते हैं। सेक्शन 24 डिफरेंट पॉइंट ये मुझे डिफरेंट लग रहा था, मेरे को भी डिफरेंट लग रहा था, तो इसको देख लेंगे। सेक्शन 24 इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये सब आपको फर्स्ट पॉइंट पता ही होगा, अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेकंड इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, कोई कैजुअल टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। थर्ड इज रिवर्स चार्ज, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को दे रहा है देन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। ओके। फोर्थ इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, इफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज आर मेड बाय डीलर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली स्पेसिफाइड सर्विसेज। इसमें क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं 3 पार्टीज होती हैं हमारी, एक आपका कस्टमर हो गया, एक डीलर हो गया और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। तो अगर कोई सर्विस कोई डीलर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहा है
उस पर उसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो सर्विसेज होंगी जो डीलर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं वो कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज होंगी, गवर्नमेंट ने अभी स्पेसिफाई नहीं करा है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो हाँ। डीलर्स अपना उस पर सेल करते हैं। उसमें क्या है, डीलर को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, पर कुछ स्पेसिफाइड सर्विस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। हालांकि सर्विस वो डीलर दे रहा है, एक तरह का रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज। फिफ्थ इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस, ये सबको पता ही है। सिक्स्थ इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, इसमें आप सबको पता ही है 2,50,000 से ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना है। सेवेंथ इज एजेंट्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, एजेंट्स को रजिस्टर कराना है। 8 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी सबको पता है। 9th इज डीलर, ये डीलर वही है जो भी हम बात कर रहे थे, कस्टमर डीलर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो डीलर को रजिस्टर कंपलसरी कराना है जो इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं। जो एजेंट्स हैं इसके अंदर सारे इंटरमीडियरीज भी आ गए ना। हाँ, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जो प्रिंसिपल के थ्रू अपने सर्विसेज दे रहे हैं। ओके। 10th इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये डाउट था क्योंकि 4th में अगर 10th में हम सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को कहीं रहे हैं कि कंपलसरी रजिस्टर करना है, तो 4th में उन्हें अलग से लिखने के लिए क्यों कहा गया था, ठीक है ना। अच्छा, तो आई ये जो नो आपने बताया मुझे लिमिट टीडीएस की वो कितना बताया? 2,50,000, 2,50,000। ठीक है। 11th इज एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज की इंडिया में, तो उसको रजिस्टर कराना है। एंड जो भी अदर नोटिफिकेशन होगी गवर्नमेंट की उसको रजिस्टर कराना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स कुछ नहीं है, अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हो, आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लिया क्योंकि आपको 20 लाख एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज़ मैं महाराष्ट्र गई अपनी कोई अपनी प्रेजेंटेशन देने और मुझे उसके लिए कोई रिसीट मिल रही है, तो मैं वहाँ पे अपने आप को कैजुअली रजिस्टर करा सकती हूँ, मेरी कॉल है, हाँ करा सकती हूँ। अच्छा नहीं, कराना पड़ेगा। हो सकता है मे बी कि जैसे एडवोकेट्स हैं, मैं दिल्ली रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ, मैं बाई चांस किसी हियरिंग के लिए किसी और स्टेट में जाता हूँ, तो वो भी कैजुअल टैक्सेशन पर्सन में आ गया। दोबारा रिपीट करेंगे। एडवोकेट है, ठीक है। दिल्ली रजिस्टर्ड एडवोकेट है, दिल्ली के अंदर जितने भी केसेस होते हैं बेसिकली वो देखते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे वो बाकी स्टेट्स पे नहीं जाता, बट एक पर्टिकुलर केस के लिए उसको मुंबई जाना पड़ा और 2-3 हियरिंग्स के लिए, तो उसको कैजुअल टैक्सेशन उसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन हम डील कर सकते हैं, कैजुअल में ही फॉल करेंगे। दो चीज में रजिस्टर्ड हो जाएगा, पी में भी और मैं दिल्ली में हूँ। ये सिर्फ ये क्योंकि ना वन टाइम सर्विस होती है, हम किसी स्टेट में जा रहे हैं, हम बार बार तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मेरे को वहाँ पे लगता है कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस है तो मैं वहाँ पे अपनी एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनाऊंगी, पर मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 प्रेजेंटेशन या किसी 1-2 काम के लिए जाना है, तो मैं कैजुअली ले सकती हूँ कि भाई अपना गए, पैसे लिए, जीएसटी दिया और आ गए, मेरी लाइबिलिटी कैंसिल नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही था सेक्शन 139 में। अब हम चलेंगे सेक्शन 140 पे, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने सेक्शन वाइज बनाया, ऑल्दो थोड़ा बोरिंग है, पर आप नहीं सारी थ्योरी है, बट क्योंकि मैंने सब सेक्शन के साथ डील किया है, तो किसी को कोई क्वेरी भी हो तो अपनी इंटरप्रिटेशन मुझे बता सकता है। सबसे पहले ये लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of Senate credit carry forward in the return under existing law relating for the period ending on 30th June। इसमें लिखा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं रेगुलरली, उन्होंने रिटर्न में जितना भी उनके क्रेडिट आ रहा होगा वो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। सिंपल चीज़ लिखी है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस और जो बुक्स के अंदर होगा, जो आपके रिटर्न में होगा वो आपकी बुक्स में होगा ही होगा। अगर आप कहोगे मेरे पास स्टॉक रखा है मेरी बुक्स में नहीं है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड वो 143 में भी नहीं आएगा। 3 कैपिटल गुड्स पे और 2 कैपिटल गुड्स पे, 3 इज ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है, आप अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हो कि जितने भी आपके स्टॉक में गुड्स आए हैं आप उसको अपने रिटर्न में ज़रूर शो करो और प्रॉपर उनका क्रेडिट दिखाओ ताकि आप उसका क्रेडिट ले सको, ठीक है। एक्सेप्शन क्या क्या है इनके? इसमें कोई डाउट पहले एवरीबॉडी इज क्लियर? मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम पूछना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है, जो तुम्हारा ऑलरेडी सीसीआर पड़ा है, आपको पे टू द गवर्नमेंट, हाँ। ऐसा कुछ करना है। तो टाइम लिमिटेशन में इन कैश पे करना है या हमें लैप्स कर देना है अपनी?
नहीं इन कैश ही पे करना होगा। इन कैश जो भी है वो इन कैश आएगा जमा करा। इवन जब आप क्रेडिट लोगे 40% और 60% वाली जो अभी दिल्ली से ने पूछा वो जो स्कीम थी उसके अंदर भी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या तो अपना एसजीएसटी का या सीजीएसटी का उतना पोर्शन आपको पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप 60% और 40% बुक कर सकते हो, मतलब बिना डिपॉजिट करे कैश आप नहीं बुक नहीं कर सकते। जैसे रिवर्स चार्ज के अंदर हम पहले कैश डिपॉजिट करते हैं उसके बाद हम उसका आईडीसी बुक करते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी। तो देखा जाए तो ये भी हमारी एक तरीके से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है यहाँ पे कि पहले पे करो एंड देन क्रेडिट लो। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। सच क्रेडिट इज़ नॉट एडमिसिबल एज आईटीसी अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी में वो क्रेडिट अलाउ नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड, ही इज़ नॉट, क्रेडिट बोला है, बताइए सैंडविच क्रेडिट बोला है मैंने। सैंडविच ये क्रेडिट, सैंडविच क्रेडिट मैंने इसलिए बोला है, क्रेडिट लिखा है तो हमारे बैट वगैरह का कैसे मिलेगा? वैट का ऐसे है, वैट के लिए जो ट्रांजेक्शन प्रोविजन के अंदर लिमिट है वही 90 डेज की। हमें क्या करना होगा वैट के अंदर, अगर सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे सैंडविच क्रेडिट लिखा है तो बैट का मिलेगा क्या? नहीं, वैट की सैंडविच अलग है, वैट अलग है। करेक्ट। अनुज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि मैंने ये सीजीएसटी एक्ट में से उठाया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सैंडविच क्रेडिट या सर्विस टैक्स एसएससी ऐसा उनसे नहीं कि हमारा बैट रिलेटेड। डीलर है तो उसको मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको एसजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये अभी हमने जो सीजीएसटी एक्ट में से निकाला है इसलिए यहाँ सैंडविच लिखा है। सैंडविच मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से इंक्लूड होते हैं? एक्साइज सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स क्योंकि स्टार्टिंग में एक्साइज था, अब सर्विस टैक्स दिया फाइनेंस एक्ट के बाद। कस्टम भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, किसी का और कोई डाउट हो तो। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज ना हो तो सेकेंड एक्सेप्शन इज ही हैज़ नॉट फर्निश्ड ऑल द रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि अगर आप रेगुलरली अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे फॉर 6 मंथ्स जनवरी टू जून तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड इज सच क्रेडिट रिलेट्स टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लियर्ड अंडर सच एग्जाम्पशन नोटिफिकेशंस एज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे, नोटिफाइड गुड्स थे तो उस पर क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये सिंपल से लैंग्वेज। इसके अंदर तो 2 क्वार्टर का हुआ ना, 30 जून भाई जो 6 मंथ्स है 2 क्वार्टर है। हाँ। अगर मैं 2 क्वार्टर की ऑर्डर टाइमिंग नहीं बनी बनेगी किसी लाइन की, लेकिन अगर मैं लेट रिटर्न फाइल कर दूँ तो लेट रिटर्न जब बैट की जाएगी या किसी भी और चीज़ की जाएगी तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? उसमें कुछ टाइम था ना कि 90 डेज तक अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो तो आपको मिल पॉइंट जाएगा। आएगा आगे। मेरे में है ना जैसे वन है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हम रिवाइज रिटर्न के साथ रिवाइज रिटर्न के साथ ले सकते हैं ना, मतलब लैप्स नहीं होना। नहीं होगा, नहीं। ओके, अब हम चलते हैं 140 सबसेक्शन 2 में। वो कैपिटल गुड्स को डील करता है। रजिस्टर्ड, अच्छा इसमें से मैं हिंदी में ही बता देती हूँ इसमें क्या लिखे हैं। ओके it is clearly written in 140 subsection 2 that a registered person other than composition dealer shall be entitled to take in his electronic credit ledger credit of the unavailed sandwich credit. So it means suppose अभी हमारे में 50% आपको क्रेडिट पहले मिलता है कैपिटल गुड्स का और 50% बाद में मिलता है। सो इन केस जीएसटी लगने से पहले आप 50% क्रेडिट ले चुके हो तो जो बैलेंस 50% क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। Our existing excise law says that in the first year of purchase you can avail 50% of the credit, right? So if the next 50% or part of that is not unavailed, then that can be carried forward. Correct. Carry forward If not carried forward in the return, then we can avail that. Avail that credit. and can be take the set off. अच्छा, मेरी क्वेरी एक यहाँ पर है। सपोज हमने 1 जुलाई से पहले कोई कैपिटल गुड परचेज किया, आई एम हैविंग दैट इनवॉइस, बट कैपिटल गुड्स इज रिसीव्ड आफ्टर 1 जुलाई, दैट मीन्स मेरे पास 50% क्रेडिट नहीं है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो क्या वो मिलेगा? 140 सबसेक्शन 2 उसको डील कर रहे हैं। इट इज़ इन ट्रांजिट। It is in transit. या There is no such condition in excise law कि आपका अगर कोई भी कैपिटल गुड्स ट्रांजिट में है तो आप उसको बुक कर लो। एक्साइज लॉ बोलता है कि या तो आप जॉब वर्कर को डायरेक्टली सेंड कर दिया है या आपके प्रीमाइसेस में रिसीव हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। हाँ, कैपिटल गुड्स की ही कह रहा उसमें हूँ। जॉब वर्क कहाँ से? क्या होता है कि मैं जॉब वर्कर के थ्रू काम करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि गुड मोल्ड्स एंड डाइज हो गए या फिर और जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कोई भी ऐसा कैपिटल गुड जो मैं अपने प्रीमाइसेस में ना When बता we can book capital goods, like receiving condition है या फिर रिसीविंग कंडीशन आइदर इन द प्रीमाइसेस ऑफ माय जॉब वर्कर और इन माय ओन प्रीमाइसेस। on premises की बात करते हैं ओन प्रीमाइसेस। सो आई एम सेइंग कि इनवॉइस इज बिफोर 1 जुलाई, ओके, एंड आई एम रिसीविंग इट आफ्टर 1 जुलाई। उस केस में क्या होगा? बिकॉज
हो जाएगा पूरा 100% मिल जाएगा बिकॉज मेरी बुक्स में कोई क्रेडिट नहीं है ट्रांजिशनल प्रोविजन। क्रेडिट नहीं है, लेकिन क्रेडिट जब मैं बुक ही नहीं कर सकता, मैं बुक्स के अंदर एंट्री डाल ही नहीं सकता फॉर उस टाइम। वहाँ लिखा है 140 अनबिल्ड क्रेडिट, वहाँ लिखा है अनबिल्ड क्रेडिट, हाँ। क्योंकि आपने क्रेडिट लिया ही नहीं है उस चीज़ का, अभी तो बुक ही नहीं हुआ ना क्रेडिट, तो वो पूरा मिलेगा ना। मेरे हिसाब से क्रेडिट बुक ही नहीं हुआ अभी। अनअवेल्ड ही हुआ। Unavailed। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन है 140 सब सेक्शन 3। इट इज़ एप्लीकेबल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अभी करंट लॉ में रजिस्टर्ड नहीं थे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैंने एप्लीकेबिलिटी अलग अलग बता रखी है। नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ और एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और प्रोविजन ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। ठीक है, एंटाइटलमेंट है इसमें क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज़ in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi finished or finished goods held in stock on 30th June। पहले इसकी थोड़ा एप्लीकेबिलिटी पे बात थोड़ा डिटेल में बात करें। मैं एज अ ट्रेडर सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ था, सपोज मैं क्लोथ के बिजनेस में डील कर रही थी या सर्विस टैक्स में मेरी 10 लाख या 9 लाख जो भी है एक्सीड नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो मैंने कोई क्रेडिट नहीं ले रखा था अपने बुक्स में। तो मेरे लेकिन अंडर GST नाउ आई एम टैक्सेबल पर्सन, तो मैं कहूँगी भाई अगर अब मैं टैक्सेबल हूँ तो मुझे जो मैंने ऑलरेडी इनपुट्स ले रखे हैं मुझे उनका क्रेडिट दो, बिकॉज जब मैं उसको आगे सेल करूँगी तो मेरे ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और एग्जेम्पशन थी मेरे पास पहले, तो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट नहीं ले रही थी, पर अंडर GST आई एम टैक्सेबल, तो सिंस मेरा आउटपुट टैक्सेबल है तो मुझे इनपुट के क्रेडिट दो। इन लोगों पे ये एप्लीकेबल क्रेडिट तो मेरी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जब तक मैं पुराने लॉ में ले रहा था बेसिक एग्जेम्पशन, आप उसके बाद क्या मिलेगा ना, उसकी बाद की सेल या सर्विसेज तो मिलेगा नहीं, सारा मिल जाएगा मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा 10 लाख तक एग्जाम था, 11 लाख से मेरा एग्जाम नहीं था, लेकिन अब अंडर GST मेरा सपोज पूरा टैक्सेबल है, तो आप वो 10 लाख की भी आगे आउटपुट सर्विस तो दोगे ना। एंड सिंस उस 10 लाख के आउटपुट पे आपके GST लग 10 लाख के इनपुट पे जो एप्लीकेबल क्रेडिट था वो आपको मिलेगा। उसके अंदर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ये दिक्कत ये आ सकती है कि जो मेरी बिलिंग है वो रिटेल इनवॉइस की थी। ठीक है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मैं बता देती हूँ, ये आगे कवर्ड है। अच्छा, आपके टैक्सेबल इनवॉइस आपके पास था नहीं, रिटेल इनवॉइस है, उसका भी गवर्नमेंट ने एक तरीका बताया किस तरीके से लेंगे। ठीक है, इनवॉइस के बेसिस पे मिलेगा ना हमें। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट या इनवॉइस होना चाहिए और एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। गवर्नमेंट ने ये वाली लाइन यूज़ करी है। एनी क्वेश्चंस? क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज़, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिजिबल ड्यूटी क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया व्हाट इज एलिजिबल ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 30th June। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो स्टॉक आ रहा होना चाहिए। स्पेशल केसेस सच इनपुट्स Such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under GST। Okay, आपका वो taxable supplies होने चाहिए GST में, तभी मिलेगा आपको। The said registered person is eligible for ITC on such, I think हिमांशु these are conditions ना? These are conditions कि किस किस एप्लीकेबिलिटी था और उसको पूरा करने के लिए we have some conditions है। ये जो इनपुट्स हैं आपके टैक्सेबल सप्लाईज होने चाहिए GST में। सपोज GST में भी वो एग्जेम्प्टेड है तो आपको उस सप्लाईज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट मस्ट बी टैक्सेबल सप्लाईज अंडर GST, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन सच इनपुट्स अंडर GST। GST में आप एलिजिबल होने चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। सपोज आप कंपोजिशन डीलर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो क्रेडिट लेने के लिए, तो आप उनके क्रेडिट नहीं ले सकते हो। थर्ड, इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए या कोई रिटेल इनवॉइस जैसे हो गया, वो मेरे ख्याल से इसमें कवर्ड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है। फोर्थ इज इनवॉइस नॉट ओल्डर देन 12 months। 1 साल से ज़्यादा पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए वरना आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। फिफ्थ, सप्लायर ऑफ सर्विसेज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अबेटमेंट अंडर GST। This condition invoice not older than 12 months. I think this same condition is in ITC provisions also. Like ITC and it's in the same line. इसके लिए यहाँ पे 12 महीने का डाल। हाँ, as per Senvit's rules 2004 जो भी थे उसमें वहाँ पे ये भी 12 month का रहता 12 है। months का ही रहता था, उसके पहले का वो लैप्स कर देते थे, आप अभी नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट इज सप्लायर और सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अबेटमेंट अंडर GST। मेरे हिसाब से अभी तक अबेटमेंट कोई आई नहीं है GST में। जैसे हमारे अभी अबेटमेंट थी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे। I'm not sure, उसके पीछे एक रीजन ये है कि कोई एक लिस्ट आई थी एग्जेम्पशंस की 2 weeks पहले। वो एग्जेम्पशन अबेटमेंट नहीं है शायद।
तो लेकिन उसके अंदर उन्होंने फिर भी एक चीज़ बोली हुई है कि ओनली इनपुट सर्विस क्रेडिट अलाउड। एक्चुअली मैंने भी उसे पूरा देखा नहीं है, मैंने अभी उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन उसमें ये था कि मैं जैसे अबेटमेंट मैं बता देती हूँ, जैसे करेंटली हमारे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे 70-30 की अबेटमेंट है, इस तरीके की कोई लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे मेरे हिसाब से जैसे अभी जो बिल्डर्स हैं उन पर 4.5% टैक्स लग रहा था, इस तरीके की अबेटमेंट अब जीएसटी में कोई अबेटमेंट की जरूरत भी अभी तक है नहीं। अबेटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले था डायरेक्ट और सर्विस टैक्स सेंट्रल और स्टेट दोनों थे, हाँ। अब दोनों एक ही हो गए हैं, तो एक स्पेसिफाई पहले उनको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा था, अब इन्हें क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट का क्रेडिट अभी भी नहीं अब है। नहीं मिल जाएगा। 12% GST लगेगा उन पे और पूरा क्रेडिट मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेंगे ना वो लोग अपने साइट पे, उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा I उनको। will confirm the first. ये अबेटमेंट को रिटर्न्स में भी डिफाइन नहीं किया था हाँ, अभी तक अबेटमेंट की लिस्ट मेरे हिसाब से भी नहीं है। और ना आई सी। ओके, यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, वेयर अ ट्रेडर इज नॉट इन पोजेशन ऑफ एन इनवॉइस। ये Any doubt? आपका क्वेश्चन? एनी डाउट लाइक किस पे एप्लीकेबल है, क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन का भी क्या कंस्ट्रक्शन का मैं ये बता रही हूँ, जैसे अभी हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे अबेटमेंट है 70% 30%, तो 12% 15% का 30% इज 4.5। अभी करेंटली ये लग रहा है, पर अब GST में उनके ऊपर 12% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो सारे बिल्डर्स ये कह रहे हैं पहले 4.5 लग रहा था, अब 12% लगेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर से ही लेंगे, पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छा पुराने कॉन्ट्रैक्ट में उनके कस्टमर के ऊपर बर्डन क्यों आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी वो मटेरियल ले चुके हैं उस पर अभी तक उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, क्योंकि वो अबेटमेंट में काम कर रहे थे। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, क्योंकि उनको इनपुट का सारा क्रेडिट मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट ने यही कोशिश करेगा वो 12% माइनस जो भी क्रेडिट होगा अप्रॉक्सीमेटली 4.5% ही बैठेगा। तो इस वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, बट लेट्स सी वो आगे पास ऑन करेंगे नहीं Does it करेंगे। increase the final cost for the consumer? अकॉर्डिंग टू मी इट विल नॉट इंक्रीज, बिकॉज आपको सेनविट क्रेडिट जो है ऑन बिल्डिंग मटेरियल, ब्रिक्स, सीमेंट वो मिल जाएगा। नहीं, अर्लियर आपको पहले आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, पर अब आपको मिल जाएगा। बट कल की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से ये है कि ओके ओके सॉरी। जो कल की न्यूज़ है उसके हिसाब से ये बोला गया है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके जो प्राइसेस होंगे वो इंक्रीज करेंगे ड्यू टू GST। Actually, the thing is, in older contracts, you were not eligible to take credit. Okay, input credit, you were not eligible to take input credit. So all the material that you have purchased earlier, that was inclusive of all tax. So now under GST, if my contract is already been made before 1st July, okay, then any advance I'm taking from the customer after 1st July, suppose there were 15 installments, 14 installments were taken before GST, and my 15th installment is taken on after 1st July. So my 15th installment will include GST on it. Okay, and since I have not taken any credit under existing law, so that would be a tax burden on customer. But on future contracts, the builder is eligible for taking Senvit credit on all the construction material. So if I'll see total में वो उतना ही पड़ेगा, 4.5% ही आएगा according to me. But then for the existing contract that's on first July, say if I have a contract that's in place, say, It will be a tax burden on customer. so there will be a short-term increase for a burden on the customer, Yeah. but in a medium and long term it will be a reduction. Yeah. So if you've contracted, if you've had a contract today, post 1st July, and we have received a total money, say 2 lakh rupees. So what after 1st July, when we on the rest of the amount, you have to charge total 12. Yeah. Like you I put in have the to GST charge full 12% on GST. the balance now. Yeah. On the So balance So all or on the full builders amount? nowadays, all builders are taking advance payment before 1st July only. They are saying आप मुझे 1st July से पहले पेमेंट कर दो ताकि आपको GST का आपके ऊपर GST ना पड़े. So I hope you will I be able to take credit of all the stocks which is there on first July? Of no, That is not allowed. no, that will not be allowed because you were registered under existing law, and 140 subsection 3 is on unregistered persons who are not unregistered under existing law. I think I am right. What about the goods which I purchase after first July pertaining to the same? For that, existing I'll be contracts? eligible for taking credit. Okay. So the building is like
are 50% constructed, whereas 50% is there, Hmm. and that all purchase, all cement and everything which I purchase by 1st July. 100% I would be eligible for taking Okay. credit. 100%. एक्सक्यूज मी आपने भी जो क्वेश्चन में थे हॉस्पिटल वाली बात की थी हाँ. यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि who was providing hospital service and was availing of benefit of notification participated by तो अबेटमेंट के बेनिफिट ले रहे थे उनको भी इसमें कंसीडर किया गया है हाँ. 53 अच्छा. हाँ, I will not aware of it. अब आप अभी कह रहे हैं कि वो तो नहीं that ले- means उसका वो भी ले- मिल जाएगा उन्हें credit. हाँ, मिल जाएगा क्योंकि एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे मैं अभी अबेटमेंट ले रहा था 23 जून का, मैंने जो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा ले लिया, चाहे मैंने पूरा नहीं लिया, बट आगे जो पैसा आ रहा है उस पर जीएसटी लग रहा है. हम्म. अल्टीमेटली कंज्यूमर तो जो जीएसटी फ्यूचर परचेजेस है उस पर क्रेडिट मिलेगा. फ्यूचर परचेजेस नॉट जो 30 जून से पहले का इनपुट है उस पर नहीं मिलेगा. वो तो कह रहे हैं मिल जाएगा पर मेरे हिसाब मेरे से को मिलना डाउट है. चाहिए. मेरे हिसाब से बिकॉज मिलना मैंने एक दो चाहिए. जगह ये पढ़ा था कि मेरे लिए पता है मेरे हिसाब से क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले ये वाली बात बोली थी कि मैं कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहा था लेकिन जीएसटी में वो टैक्सेबल में आ गई थी और उसकी वजह से मेरे को एग्जेम्प्टेड का जो बेनिफिट नहीं मिल रहा था वो पूरा मिल जाए. तो इनपुट इज आल्सो वन ऑफ द देखो अगर मैं लीगली बात करूँ तो मिलना चाहिए, आइडियली मिलना चाहिए. बट सिंस मेरे पास वो इन्वॉइसेस नहीं है जिस पे टैक्स लगा हुआ था, प्लस मैं उसको कैसे कस्टमर पे अपोर्शन करूँगी कि आप इतना इतना टैक्स दो और इतना इतना क्रेडिट मैं आपको दे रही इससे हूँ. दो इशू आ सकते हैं कि टोकन मतलब वो अपने एंड पे क्रेडिट ले सकता है, अपनी टैक्सेबल लाइबिलिटी कम कर सकता है, बट वो कस्टमर को पास ऑन करे मुझे डाउट है वो नहीं करेगा. Because customer को कोई नहीं करेगा. Thing is, I think we are discussing on existing credits. Hmm. Like, अभी हमें मिलता था नहीं मिलता था कंस्ट्रक्शन के केस में, अभी मिलता था इनपुट का नहीं मिलता. नहीं मिलता था. ओनली इनपुट सर्विस और कैपिटल. एक्चुअली क्या था, If we read about input tax credit provisions, it talks in the under block credit. I think land and buildings are covered into that. Under section 17. सीजीएसटी. We have to go through it. Yes, CGST section 17 covers that plant and machinery exclude that land and building portion. So I think credit is not available for the construction sector in particular In GST. in GST. And in spite of that fact, you have to pay 12% GST on. मतलब इसका मतलब ये इनकरेंस ये हो गया कि मेरे को जीएसटी. and that is the reason all dealers are demanding payment before 1st July. I'm not very much clear about these provisions, but I have had little bit discussion around this particular. इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है ना कि जो मैं आगे बिलिंग करूंगा, जो मेरी आगे इंस्टॉलमेंट आएंगी उस पर मैं जीएसटी रेस चार्ज कर दूँ उसका, और जो मेरा इनपुट पहले है जिसकी वजह जो मैंने पहले परचेज किया हुआ 30 जून तक उस पर क्रेडिट ना दूँ. हाँ यही होगा ये. अब जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो भी आपको एडवांस पेमेंट्स मिल रही है आफ्टर 1st जुलाई उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. क्योंकि वहाँ पे वो इनपुट ना मिलने की वजह से कॉस्ट बढ़ाएगा. एक कॉस्ट वहाँ बढ़ गई और एक जब इंस्टॉलमेंट आ रही है तो अल्टीमेटली जीएसटी भी बढ़ जाएगा उससे. जीएसटी बढ़ा की 1st जुलाई के बाद जितनी भी वो इनपुट्स परचेज करेगा वो उसका क्रेडिट लेगा और वो उसके जो बेसिक कॉस्ट है ऑब्वियसली कम हो जाएगी. और उससे पहले वाला सारा लैप्स हो जाएगा. हाँ ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, इट मे वेरी, तो मुझे भी बता देना. ओके रूल्स में एज में भी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ था, सो मैंने रूल्स यहीं पे कॉपी कर दिए हैं. सच क्रेडिट शेल बी अलाउड एट 60% विच अट्रैक्ट CGST एट द रेट ऑफ 9% ऑफ मोर. जिसमें आपका सपोज GST 18% लग रहा है और उसमें CGST ऑब्वियसली 9% है, तो जिसमें आपके ऊपर GST 18% या उससे ज़्यादा लग रहा है उसमें आपको 60% क्रेडिट अलाउड है अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो. ठीक है, और 18% से कम रेट जिस पे लग रहा है उसमें आपको 40% क्रेडिट अलाउड है अगर इनवॉइस नहीं है तो. और कुछ सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज ऐसी हैं जिनमें IGST लग रहा है, तो IGST इज़ 18%. तो अगर 18% और मोर आपके ऊपर IGST लग रहा है देन यू विल गेट 60% क्रेडिट, एल्स यू विल गेट 40%. उसमें जो परसेंटेज है वेरी इसलिए 30% एंड 20%. देखो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है 60%, 9 का 60% इज़ 5.4 एंड 6 का 40% इज़ 2.4. इस रेट पे मिलेगा. IGST में क्योंकि मेरे ऊपर 18 लग रहा है तो 18 को उन्होंने उसी हिसाब से 30% यहाँ पर कर दिया. अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. नहीं अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ये सभी के लिए जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है. इसके अंदर Actually, process this है. invoice is नहीं इसको है. मैं एक बार elaborate करना हाँ मेरी इस बारे में हिमांशु से बात भी हुई थी. Actually, there are some provisions like in 140 subsection 1 we discussed about the person who has filed the return. Like generally, those who have filed the return that can carry forward the credit in relation to separate
right? Then we talked about some specific circumstances including work contract under section 140 subsection 3. If the person is falling under specific subsection, like specific case availing abatements or providing exempted goods, manufacturing exempted goods or providing exempted, whatever the case is, 5, 6, then we have to simply apply section 140 subsection 3. Now there is a provision which talks about the person other than manufacturer or a service. Like, so I think it simply covers the supplier of goods not in possession of any invoice or document reflecting payment of duty. So it talks about the person other being a supplier of goods. So according to me, if is a trader and do not have any excise invoice which reflects payment of excise duty on his inputs, like he will be able to avail credit on the basis of this, even though he do not have any invoice. So according to government, according to the normal procedure, he should not be allowed any credits, but still government is providing any benefits and benefits to some extent, like he will be able to avail 60%. 60%. 40% of the credit he will be able to avail. So this is a benefit. That means if GST rate is 18%, so 18 का 40% waiver and rest. ना 18 का 40%. अगर आप 18% से ऊपर का 18 का ही 60%. 60 आप ले सकते हो, 30% से नीचे है तो आप 40 ले लो। Firstly, let's understand what is the headline on which case it will be. मैं बता सकता हूँ। इसके अंदर एक केस ये है कि अगर आप एक्साइज के अंदर और वैट के अंदर दोनों में रजिस्टर्ड हो, तो जो आपकी क्रेडिट्स पहले 30 जून तक के होंगे तो आप CGST और बाकी इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन एक इशू इसमें ये है कि अगर आप खाली वैट में रजिस्टर्ड हो, आप एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो दो तरह के केसेस आते हैं, जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एक जगह जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। जिस केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अल्टीमेटली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और SGST का बेनिफिट ले लोगे वैट का। लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, वहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं, एक 60% का रेट है, एक 40% का। जैसे चारू ने बताया सेम चीज़ वो लगेगी, पर डिपेंड करता है कि मैं सेंट्रल का है या स्टेट का है, उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा। लेकिन कैसे होगा, अगर मान लो मेरी कोई लायबिलिटी बनती थी 5 लाख का कोई क्रेडिट बनता था, अब क्या होगा कि मैं उसको बुक्स में बुक नहीं कर सकता जब तक मैं उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करता। उसके बाद में उसका सपोजली 40% बेनिफिट बुक कर पाऊंगा जब मैं कैश दे दूँगा गवर्नमेंट। तो इसका केस ये है। ये वाला जो केस है वैसे हमारे 140 सबसेक्शन 4 में भी कवर्ड है। में भी कवर है। ये जो केसेस है ना कि वो एक एक्ट So में clear कि on which case क्योंकि this is applicable and on what assessee we have to apply which provision. Like we have to read on different person different provisions are applicable. Means you are saying to claim the credit you have to first pay the tax in cash mode. In not in every case. In that case जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप मुझे टैक्स दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अल्टीमेटली SSC पे बर्डन है कि वो पहले टैक्स भर के फिर उससे बुक करेगा, अब वो करने के बाद उसको दोबारा क्रेडिट कब मिलेगा, तो एक इशू है। क्यों करेगा फिर टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स पे कर ही देगा, टैक्स की बात हो ही रही। 5 लाख रुपए का क्रेडिट बन रहा था, नहीं मैं 5 लाख रुपए किसी दूसरे बंदे को देकर आ चुका हूँ टैक्स का, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप उसे क्रेडिट लेने से पहले आप दे दो पैसा पूरा का पूरा, उसके बाद आप ले लो बेनिफिट, आउटपुट का लोगे ना पूरा। और ये शायद लॉ में आपने शायद ध्यान भी ना दिया, उसमें लिखा हुआ है एंड शैल बी क्रेडिटेड आफ्टर CGST पेबल ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड। साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें ये भी हो सकता है एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे लगा कि वो क्रेडिट का डेट होगा वो एडजस्ट तो बाद में होगा ना, पहले कैश आएगा। वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है कि पहले कैश में? ये लिखा हुआ आफ्टर द CGST पेबल ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड। इसीलिए मैंने सारे सेक्शंस यहाँ पे लिखे थे ताकि हम अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिख सकें, क्योंकि अगर मैं इसको मॉडिफाई कर देती तो शायद उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर को ना बेनिफिट देने के पीछे एक रीजन ये हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरर को कह रहे हैं कि आप एक्साइज में रजिस्टर्ड हो। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई रिस्क आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो उसी को वही डील करेगी। वही डील करे, इसलिए उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करवा रहा है, बैक में नहीं करवा। ये एप्लीकेबल दोनों में, और क्योंकि मैंने CGST एक्ट में से उठाया है। अगर हमारा जैसे 18% का रेट है तो 9% तो 9% का 40% CGST में और 9% का 40% Correct. SGST। करेक्ट। Anybody has SGST act? किसी स्टेट का
वैसे रेलिवेंट स्टेट लॉ में सेम प्रोविजन है। वही चीज़ होगी ना जो अगर तो 60% यहाँ पर आप ले सकते हो एंड 9% का 60% इन SGST है। बट मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं जहाँ प्रैक्टिस अपनी सी फॉर्म में हूँ, वहाँ पर एक क्लाइंट को एक सजेशन दिया गया था इसी बेस पर। उसके पास इन्वॉइस नहीं था, उसको एक्साइज लगता था, उसके पास इन्वॉइस नहीं था। तो मेरे सर ने ये गाइड किया उनको कि आपको क्या मिलेगा, जो आप आगे फर्दर सेल करोगे मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद, और आपका CGST लगेगा। CGST जैसे 18% लगना है तो CGST हो गया 9%। 9% का उसका पहले लगता था 18% से ज़्यादा कुछ टैक्स होगा, तो उस 9% का 60% लगेगा। अब वो तो कर दिया, अब जो आप बोल रहे हो कैश पेमेंट करना होगा, उसमें कोई कैश पेमेंट के लिए बोला नहीं था। उसमें कहा था कि जिससे भी आपने गुड्स परचेज किया है ना, उसका एक इनवॉइस, उसका कोई भी एक इनवॉइस आपको डिक्लेयर करना होगा कि भाई ये हमने इससे परचेज किया है। तो कोई कैश पेमेंट का कुछ नहीं बोला था ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, वो तो conditional condition we have to pay हाँ, amount for section- size, Yeah. site we have to pay taxes. हाँ, Out is- पहले आप पे करोगे देन आपको क्रेडिट मिलेगा। वो तो मैं वो बोल रहा हूँ, वो तो पे करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जो इनपुट हमारे पास है ना, ये कह रहे हैं कि इनपुट का भी क्या कैश पेमेंट करोगे तब आपको इनपुट का मिलेगा। नहीं, इनपुट का जाएगा ही कैश में। आप 5 लाख मैं कह रहा था कि जो आउटपुट आया, आउटपुट का मैं क्या करता था, जितना इनपुट है उसे सेट ऑफ करके बैलेंस गवर्नमेंट को देता था, पूरा आउटपुट नहीं देता था गवर्नमेंट को। अब मुझे पहले आउटपुट का पूरा शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं 40% क्रेडिट बुक कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी या नहीं, मतलब कि मेरा इतना स्टॉक उसके था। लिए मैं बताता हूँ क्या होगा। इसी के अंदर एक पॉइंट है रिफ्लेक्शन का, आपने कवर किया है उसको, किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ क्रेडिट इन द रिटर्न आफ्टर 30 जून। उसके अंदर क्या है कि आपका जितना भी बुक्स के अंदर क्रेडिट है 30 जून तक, उसको आपको आप Returns का है। नहीं, रिटर्न्स का नहीं है, वो ट्रांजिशन का ही है कि जो आपका 30 जून तक का है क्रेडिट जो आपकी बुक्स में है, वो आप ER1 ST3 या वैट की जो भी रेलिवेंट रिटर्न है उसके अंदर एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दो, करेक्ट। ताकि आप बार बार ये ना कहो जी मेरा इनपुट बार बार चेंज हो रहा है। भाई अगर ट्रांजिशन प्रोविजन का टाइम 90 डेज का है, मैं कल को 1 महीने बाद आके कहूँ जी मेरा इनपुट बढ़ गया, तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत है ना कि आपका इनपुट बढ़ गया से आप बार बार क्लेम ले रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा जितना एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दो, आप हिसाब से लेते रहो फिर आगे जाके, ताकि आप बार बार ये ना कहो कि इनपुट क्यों चेंज हो रहा है। इसीलिए ये You're कहा talking गया about कि the input which is हाँ, from which this should be separately identified. सेपरेटली आइडेंटिफाइबल आप रिफ्लेक्ट कर दो एक बार अपनी रिटर्न के अंदर, जो आप इसके बाद डालोगे And the scheme is available for 6 months, I think. हाँ, And 6 at months, the end of every month, I have to declare like 6 months टाइम। which inputs are pending. तो इसके लिए अगर कोई इनपुट है नहीं जाता तो 6 महीने में क्लियर करना है। 6 महीने में सेल नहीं किया तो इनपुट लैप्स हो जाएगा। शैल आई प्रोसीड? अच्छा, ये परसेंटेज सबको समझ में आ गई? आई होप कि 20-30 नीचे IGST के केस में परसेंटेज अलग क्यों है, 60-40 क्यों नहीं है? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर अब आपके ऊपर CGST एंड SGST लग रहा है देन 60% 40% था, एंड IGST लग रहा है तो 30% 20% है। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे परसेंट तो वो सेम आएगा, 2.4 एंड 5.4। सेम जैसे आएगा, मतलब क्या सेम है? जैसे मेरे पर GST लग रहा है, SGST प्लस CGST इज 18%, ओके। तो 9, क्योंकि मैं CGST की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो 9 का 60% इज 5.4, एंड इनकेस आपके पास 12% लग रहा है तो ओनली 40% लगेगा, तो 2.4। इसी तरीके से IGST में परसेंटेज इन्होंने लोअर करनी है, तो इट डजंट मीन कि आपके ऊपर IGST लगा है तो आपको कम परसेंट का क्रेडिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको उतने ही 5.4% एंड 2.4% मिलेगा। अच्छा, मतलब कम होने के बाद भी वो सेम ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो हायर पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे आप 18% और हम 18% और 80% मोर या लेस की बात कर रहे हैं, हाँ। साइज का तो रेट ही 12.5% है। हाँ, तो 80% वो गया ही। आपके ऊपर यही वाला लगेगा, पर तो नीचे वाला आ जाएगा। हाँ 40% आपको। नेक्स्ट इज 140 सबसेक्शन 4 टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड गुड्स बट आर लायबल टू रजिस्टर एंड GST। इसमें हम टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहे थे पहले एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी डील कर रहे थे, पर GST में वो टैक्सेबल है। तो रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST who was engaged in the manufacture or providing services taxable plus exempted but which are liable to tax under GST shall be entitled to take in his electronic credit ledger। means जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहा था अर्लियर लॉ में और एग्जेम्प्टेड भी दे रहा था, तो टैक्सेबल के लिए तो उसे मिल ही जाएगा क्योंकि उसने रिटर्न में फाइल किया होगा कि मेरा इतना क्रेडिट आ रहा है, और जो एग्जेम्प्टेड पोर्शन था उसके लिए भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा
सेम बेसिस पे जो हमने 140 सबसेक्शन 3 में कवर किया था एट द सेम लाइन। एनी डाउट? मेरिट एंड क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड इन अ रिटर्न फर्निश्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ बाय हिम इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। ये जो ए पार्ट है ये उस चीज़ के लिए जो वो टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा था अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, क्योंकि वो रिटर्न में आ रहा होगा उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड सेकेंड जो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज दे रहा था उसके लिए द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। अगर आप नोटिस करें ये सेम लाइन है जो 140 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था। बट एक चीज़ इसके अंदर कंफ्यूजन प्रैक्टिकली ये भी आ सकती है कि जो मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहा हूँ और जो मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ वो दोनों एक ही तरह के इनपुट से बन रहे हो। अच्छा, इनपुट सेम है तो आप उसका क्रेडिट का भी बाइफर्केशन जरूर कर रहे एज हो। पर रूल 6 कर रहा हूँ मैं। हाँ, दो उसके तो अंदर आप two जो methods। बाइफर्केशन कर रहे थे जो टैक्सेबल गुड्स के लिए आपने ऑलरेडी रिटर्न में दिखा दिया था वो आपको ऊपर वाले पोर्शन में मिल जाएगा, और जो इनपुट्स ऐसे थे जो आपने बाइफर्केशन करके जिनका क्रेडिट नहीं लिया था आप उनके इनवॉइसेस दो और आप यहाँ पे आप क्रेडिट ले सकते सबसे हो। इनवॉइसेस भी देने हाँ, पड़ेंगे। वही 60% 40% वाला रूल लगेगा। गुड्स रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई, जो गुड्स हमारे ट्रांजिट में है, अ रजिस्टर्ड पर्सन उसको क्रेडिट मिल जाएगा अलाउड ऑफ इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डे बट द ड्यूटी और टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच हैज़ बीन पेड बाय द सप्लायर अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। द पेमेंट हैज़ बीन डन बट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड आफ्टर 1 जुलाई, उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। करेंटली आपका क्या है, आपको गुड्स जब रिसीव होते हैं तभी क्रेडिट ले सकते हो, तो आपने ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं लिया हुआ होगा तो आपकी रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। सो स्पेसिफिक सबसेक्शन 5 यहाँ पे बना दिया है, इनकेस आपके रिटर्न में क्रेडिट नहीं आ रहा है तो आप उसका भी क्रेडिट ले सकते हो। कंडीशन क्या है, इनवॉइस और डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपके पास होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके आ रहे होने चाहिए, जो आपका स्टॉक है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज प्लस 30 डेज फ्रॉम 1 जुलाई। जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम 1 जुलाई उसमें आपका वो स्टॉक आ जाना चाहिए बुक्स में, स्टॉक भी और इनवॉइस भी दोनों। दोनों आने। वैसे मेरे पास इनवॉइस पहले ही था 1 जुलाई से पहले, ये वाला जैसे केस है। कुछ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनवॉइसेस बाद में रेज करती हैं, उनके बहुत सारी सप्लाईज होती हैं तो वो बाद में इकट्ठा करते वो हैं। इसमें डील नहीं हो रहा है, इसमें उसमें सिर्फ वही वाले हैं आपके इनवॉइस पहले मिल गए एंड गुड्स आर रिसीव्ड आउट ऑफ 1 जुलाई। तो इसमें ये ना कि It is covering inputs and input services which are in transit. And you talked about earlier about capital goods. So is that covering under 140 subsection 2? कैपिटल I don't गुड्स know, तो ऑब्वियसली रिसिप्ट पे ही होता है, वो तो ट्रांजिट का केस ही नहीं है कैपिटल गुड्स का। अगर ट्रांजिट में है तो आप कह रहे हो किसी भी कैपिटल स्टोर गुड्स की का नहीं वाला होता। केस यहाँ पे कवर हो जाए तो यही कह रहे यहाँ हो, तो होगा ही नहीं। यहाँ नहीं होगा। कैपिटल गुड्स अगर ट्रांजिट पे है तो क्रेडिट आ ही नहीं सकता, बुक ही नहीं कर सकता मैं। So that is unavailed credit. हाँ, वो अनअवेट मान लो या So is that covered under that provision? हाँ, कैपिटल गुड्स का ये है कि अगर आपका रिसीव होता है जीएसटी लगने के बाद तो जब रिसीव हो रहा है तब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली तो कन्फ्यूजन है जो कैपिटल गुड्स में जो अनअवेल क्रेडिट की बात कर रहे हैं, जब हम रूल्स रेफर कर रहे हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि अपना 50% आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो और जो 50% अनअवेल्ड है उसका क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जीएसटी लगने से पहले कोई कैपिटल गुड्स मंगा लिया बट वो अभी जीएसटी लगने के बाद आया है, आइडियली मिलना चाहिए। आइडियली पूरा मिलेगा ना उसका तो, क्योंकि वो तो रिसीव भी बाद में हुआ। ओके, द कंडीशन इज इनवॉइस आपके पास होना चाहिए एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है शेल फर्निश अ स्टेटमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट दैट हैज़ बीन टेकन अंडर दिस सबसेक्शन। ये स्टेटमेंट एक उसको फाइल करना होगा, उसके बाद ही वो क्रेडिट ले सकता है ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। Again, I am emphasizing that for different person we have to follow different provisions. Like this case can be common where my inputs or services are in transit. How the input services is in transit? सपोज मैंने एडवांस पेमेंट कर दी एंड सर्विसेज मैंने 1 जुलाई के बाद रिसीव करी। I related with that. That is not the एक्चुअली आप अगर आप ध्यान दोगे कि सबसेक्शन में ना कहीं पे भी एक्ट में कहीं पे भी सब हेडिंग नहीं डली हुई, तो मैंने स्पेसिफिक केसेस के लिए ना सब में देखिए आप हेडिंग डाली हुई है। 140 सबसेक्शन इज 4 इज ऑन टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड गुड्स में जो डील कर रहे हैं, 140 सबसेक्शन 3 इज ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, So that is how we have to relate every provision. 146 कंपोजिशन डीलर्स पे है जो करेंटली एग्जिस्टिंग लॉ में कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे थे। जैसे सर्विस टैक्स में मेरे ख्याल से 6 केसेस हैं,
LIC एजेंट्स हैं एंड लॉटरी एजेंट्स, मनी चेंजर्स, एयर ट्रेवल एजेंट्स 2% वगैरह पे जो कर रहे थे. And in excise, I think some compound levy schemes are there, and हाँ. some masala we have tariff rates. So these are पान मसाला वाले MRP बेस्ड जो फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ पैकेट्स पे आपको इतने रुपीज़ देने हैं. और एल्यूमिनियम स्टील्स पे हो गया, एल्यूमिनियम glass पे हो स्टील्स गया। है. हाँ. so they are different. सो ये सेक्शन उन पे एप्लीकेबल है. 140 सब सेक्शन 6 इसमें क्या लिखा है? अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ पेइंग टैक्स एट अ फिक्स्ड रेट और पेइंग टैक्स एट अ फिक्स्ड रेट तो LIC एजेंट्स वगैरह हो गए जो 2% 3% पे टैक्स पे कर रहे थे, और पेइंग एट अ फिक्स्ड अमाउंट ये पान मसाला डीलर्स हो गए. इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल उनको भी क्रेडिट मिलेगा. क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फ्रीज और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 30th जून. ये सेम लाइन है जो भी हमने पहले भी डील करी थी. My question. What is duty? Difference between duty and taxes. Eligible duties have been designed in explanation under section 140. उसमें CVD, SAD एंड under section सीटा में जो भी ड्यूटीज़ हैं वो सब हैं. क्योंकि मैं CGST एक्ट पढ़ रही हूँ तो सिर्फ उसमें CVD, SAD एंड सीटा एंड ऑल कवर है. अगर मैं SGST पढ़ूंगी तो उसमें मेरा वैट होगा. Anti tax VAT. What is duty? You pick the right one. I picked the right one, but yeah, इसमें confusion होती है. Like, पता है. There's a difference between duty and a tax. Duty is levied for goods. No. Yes. Excise is duty, custom duty. Stock. Tax. Tax also. Tax is also, but duty is in particular for goods. But it's ultimately a tax, ना. Consumer तो tax ही दे रहा है ना उसको. I think duty is levied on manufacturing, or like when the good is manufactured. Like custom duty or purchase. एक इंटरप्रिटेशन ये भी डाल सकते हैं कि गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगी और टैक्स से कुछ ऐसा. I tried to figure. नहीं, इसके अंदर डिफरेंस है. बट मैं उस डिफरेंस को पिक नहीं कर पा रहा हूँ. एक्सप्लेन किया इसको. जो भी है GST में एलिजिबल ड्यूटी वर्ड यूज़ किया गया एंड गवर्नमेंट डिफाइन भी किया टाइप में. इसमें टैक्स नहीं है. ठीक है. कंडीशंस क्या क्या है? सेम कंडीशंस है. ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाई अंडर GST. टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए GST में. नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10. कंपोजिशन स्कीम अगर डील करेगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा. थर्ड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन सच इनपुट्स अंडर GST. क्रेडिट एलिजिबल होना चाहिए अंडर GST. फोर्थ, इन्वॉइस होना चाहिए या एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और इन्वॉइस 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए. 140 सबसेक्शन 7 ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स पे है. ITC ऑन अकाउंट ऑफ एनी सर्विसेज रिसीव्ड प्रायर टू 1st July बाय एन ISD shall be eligible for distribution as credit under GST even if the invoices are received on or after 1st July. I hope this is clear. 140 subsection 8 registered person having centralized registration. ये जो हमारे सर्विस टैक्स एसेसीज हैं उन पे एप्लीकेबल है. जो भी ये भी सिंपल है. साफ लॉ में इतना लिखा है कि अगर आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे तो आपको वो क्रेडिट मिलेंगे. रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST में उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है. क्रेडिट उनको मिलेगा ऑफ द अमाउंट ऑफ सेनवेट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड इन अ रिटर्न. क्योंकि वो सर्विस टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट आ रहे होंगे, उनको वो क्रेडिट मिल जाएगा. कंडीशन, उन्होंने रिटर्न फाइल करी हुई हो फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 30th June विद इन 3 months फ्रॉम 1st July एंड द सेड अमाउंट मस्ट बी एडमिसिबल एज ITC अंडर GST. क्लैरिफिकेशन इसमें ये दिया है कि अगर सर्विस टैक्स एसएससी, क्योंकि उसका सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन था, सारे स्टेट्स का एक ही रजिस्ट्रेशन था, GST में उसके अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है, तो वो उसकी अपनी कॉल है वो कौन से SGST एक्ट में अपना क्रेडिट लेके जाएगा. सपोज उसका यूपी में ज़्यादा काम है, यूपी में उसका ज़्यादा आउटपुट लाइबिलिटी होगी तो वो उस वाले केस में अपना क्रेडिट लेके जा सकता है. ठीक है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना अपनी ब्रांच को. डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, चाहे मतलब वो उसकी कॉल है वो कौन से SG एक्ट में लेके जाएगा अपना सिंगल क्रेडिट. में ले सकता है, सब में नहीं ले सकता. सिंगल में भी ले सकता है. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सच क्रेडिट में बी ट्रांसफर टू एनी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन फॉर विच द सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर द एक्जिस्टिंग लॉ. उसमें तो एक चीज़ ये थी एग्जिस्टिंग लॉ में तो ISD के लिए ये बोला जाता था ना. नहीं, ISD नहीं, यहाँ पर सर्विस टैक्स एसएससी की बात हो रही है. सर्विस टैक्स के अंदर जो उसमें भी आता है, सर्विस टैक्स एसएससी भी होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और एक सिंगल हेड ऑफिस जो है, मान लो मेरा हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैंने कोई सर्विसेज ली हुई है और मेरा कोई इनपुट पड़ा हुआ है. करेक्ट. तो इनपुट को मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट उस क्वांटम में करता था जितना कि उस पर्टिकुलर ब्रांच ने काम किया हुआ है. मैं उसको उससे एक्सेस नहीं दे पाता था पहले. हाँ,
मैं उसके उसी रेशियो में डिवाइड करना है, Correct. ऐसा नहीं कर सकता कि एक में बहुत ज़्यादा काम वो चल रहा है ISD तो- के केस में होता वो था। ISD लेकिन पर इसमें सर्विस टैक्स में ये है कि अगर आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है आप किसी भी स्टेट में अपना क्रेडिट लेके जा सकते हो हैविंग सेम पैन। 140 सबसेक्शन 9 नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। करेंटली क्या होता है, सपोज आपने कोई सर्विसेज दी हैं तो आपने पेमेंट ऑब्वियसली करोगे एंड सर्विस टैक्स भी आपने क्रेडिट ले लिया उस सर्विस टैक्स का, और सॉरी पेमेंट नहीं किया आपने, नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, आपने पेमेंट नहीं किया बट क्रेडिट ले लिया बुक्स में, तो उसमें यह है कि अगर आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको वो क्रेडिट वापस करना पड़ता था या पे करना पड़ता था। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है साफ साफ, where any Senate credit availed for input services provided under existing law has been reversed due to non-payment of the consideration within a period of 3 months, such credit can be reclaimed। आप उस क्रेडिट को अभी भी रिक्लेम कर सकते हो प्रोवाइडेड आप उसकी पेमेंट कर दो विद इन 3 months फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है। 140 सबसेक्शन 10 मैनर ऑफ कैलकुलेशन, ये मैंने आप सबको बताया। द सबसेक्शन 3, 4 and 6 shall be calculated in such manner as may be prescribed। ये मैं आपको एक बार थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। सबसेक्शन 3 में 60% 40% वाला रूल लग रहा था ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सबसेक्शन 4 में टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाईज थी, तो एग्जेम्प्टेड में फिर 60% 40% वाला रूल लग रहा था। एंड 140 सबसेक्शन 6 में भी 60% 40% वाला रूल लग रहा था। तो बस इसमें इतना ही लिखा है, शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।